है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम आप लोग मैनेजर हैं इसलिए हम उसको आईटी फॉर मैनेजर कोर्स का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो एक्चुअल टाइटल है कोर्स का बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए वो है आईटी इन बिजनेस, दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन द बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेसेस में हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस आता है वो डेटा गैदरिंग से स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज जो हम किसी भी चीज के ऊपर कोई छोटा बिजनेस हम लॉन्च करने जाते हैं तो उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग्स करनी होती हैं। As a business graduate, as a business professional, you have to take decisions at managerial level, at lower level, at upper level. तो किसी भी लेवल पे जो आप डिसीशंस ले रहे होते हैं तो सारे डिसीशंस जो हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, आपके डेटा पे। आप आपके पास डेटा होगा बेसिक, तो आप उसके ऊपर प्रोसेसेस लगाते हैं। उसके ऊपर प्रोसेसेस लगाने के बाद उस प्रोसेसेस को आप क्या करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई ये चीज हम इस चीज को हम इस तरह एंगल से करेंगे तो ये हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। या अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, या कोई नया वेंचर लॉन्च कर रहे हैं, या कोई नई फ्रेंचाइज ले रहे हैं, या कोई अपने पुराने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप के लिए उसके लिए डेटा गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट व्हाट टू लॉन्च एंड वेयर टू लॉन्च। क्या लॉन्च करूंगा, कहाँ लॉन्च करूंगा। ठीक है, अक्सर लोग आपको सुनते कहते हुए नजर आ रहे होते हैं बिजनेस ग्रेजुएट हो जाने के बाद कि मामू ने कहा था इसलिए यहाँ दुकान खोली, चल नहीं रहा कारोबार। भाई मामू ने थोड़ी पढ़ा था आपके जो है वो क्या कहते हैं कोई बिजनेस ग्रेजुएशन, ये तो आपने पढ़ी थी। और फ्यूचर में जब आपने चीज पढ़ी है तो उसको अप्लाई भी करना है फील्ड में। तो आपने पहला काम क्या करना होता है कि देखना होता है, सर्वेस करने होते हैं, डेटा गैदर करना होता है, जिसकी बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और वहाँ उसके लिए सबसे बेस्ट फीजिबल मार्केट क्या कौन सी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। यहाँ काफी सारे माशाल्लाह से ऑलरेडी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन मिक्स गैदरिंग है तो मैं इसलिए उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। अब डेटा क्या होता है हमारे पास? डेटा हमारे पास की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं एक्सट्रैक्ट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल या आपके आपके पास जो है वो आपने जो है वो अगले टेस्ट में टीम उतारनी है और आपके पास 5 प्लेयर्स का स्टैटिस्टिक्स डेटा मौजूद है, आपने उसको एनालाइज नहीं किया। ठीक है, तो ये डेटा है आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर प्रोसेसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जब उनको एनालाइज करते हैं, कभी एवरेज देखा, कभी ये स्टैटिस्टिक्स की टर्म यूज कर रहा हूँ कि आपने उस उन पांचों प्लेयर्स की लास्ट 5 या 10 मैचेस की एवरेजेस देखे, पता चला एवरेजेस बहुत अच्छे, एक प्लेयर का एवरेज बहुत अच्छा था। तो अकेला एवरेज इंफॉर्मेशन से पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही और उसकी बेसिस पे खाली एक टूल के ऊपर अगर डेटा को वैलिडेट करने की कोशिश करूंगा तो सही एक्सट्रैक्ट आंसर्स नहीं आएगा। हो सकता है एवरेज उसकी 50 थी, जब हमने चेक किया तो पता ये चला कि 2 से 3 मैचेस में उसने 200 रन मारे हैं और बाकी 6 मैचेस में 0 पे आउट हुआ है। तो अब क्या हुआ, वो उस पे आप टीम जो है वो रिलाय नहीं कर सकती, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस में। खेलता है तो पूरे 200 रन मारता है, नहीं खेलता तो 0 पे आउट हो जाता है। तो आप उसके और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे, ये प्रोसेसेस हैं उस डेटा के ऊपर जो आप लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसके ऊपर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी वेरी करती है आपस में। जैसे हम अक्सर लोगों के आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो आईक्यू में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखते हैं कि वो उसका आईक्यू कंसिस्टेंट है या चेंज हो रहा है। पता चला एक दफा आईक्यू का एग्जाम दिया, उसने 100 मार्क्स ले लिए, दूसरी दफा आईक्यू का एग्जाम लिया जो है उसने 30 मार्क्स लिए, तीसरी दफा आईक्यू टेस्ट दिया उसने उसके 70। तो अगर आपकी फ्लक्चुएट हो रही है तो वो कहते हैं बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, कभी सेट या तो तुक्के पे काम कर रहा है या फिर उसकी जो है वो उसकी माइंड सेट जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बॉडी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसीज में नहीं है। तो आप क्या करते हैं, फिर आप कंसिस्टेंस प्लेयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लगाते हैं। वो प्लेयर जो कि हर मैच में 40 कम से कम कर रहा है, एवरेज उसका 40 का है कम से कम, तो आपको पता है कि 40 यूजफुल रन वो ऐड कर सकता है किसी टाइम पे भी, कभी उसको वो 60 70 भी और 100 भी कर लेता है। तो कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, रेगुलर मैचेस में एवरेज
एवरेज भी उसका बुरा नहीं है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, तो आप इस बेसिस पे आपके पास क्या हुआ, डेटा। किसी भी सिस्टम के अंदर तीन जो हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं इनपुट, फिर प्रोसेस, और रिजल्ट में आपके पास जो आता है वो होता है आपका आउटपुट। तो जो इनपुट है आपके पास वो है डेटा, प्रोसेस आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल या कोई भी कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस अप्लाई किया उसके ऊपर, रिजल्ट में जो चीज आपके पास आई वो क्या है आपके पास, इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज, बल्कि सब्जेक्ट के टाइटल की तरफ चलते हैं। हमारे सब्जेक्ट का टाइटल था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ठीक है, आईटी इन बिजनेस। तो आईटी इन बिजनेस में सबसे आखिर में ये तीन वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ठीक है, सबसे आखिरी टर्म आ रही है बिजनेस। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? जी, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। एनीवन? जी बेटा। अली साहब कहाँ चले गए? अली और रहमान साहब जी, माइक ऑन कर लें, बताएं व्हाट इज जी सर। बिजनेस। सर बिजनेस के ऐसे हम डिफाइन ऐसे कर देंगे कि कुछ बिल्कुल जर्नल लेवल पे एक आइडिया दे दें कि बिजनेस क्या होता है, बिल्कुल जर्नल, यानी कि वो बात हम करेंगे जो कि एक गार्ड को भी बोले तो वो गार्ड काम तो वो काम जो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क फैक्टर दोनों लाया कर रहा हो, हम्म, और उसको हम जैसे बिजनेस कहेंगे, ठीक है, जिसमें ठीक रिस्क है, फैक्टर भी इंक्लूड हो और प्रॉफिट भी इंक्लूड हो। ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? जी बिजनेस। फाइनेंशियल। जी, अब्दुल हेलो। माजिद। जी जी जी, अब्दुल माजिद साहब, एक मिनट, अब्दुल माजिद साहब जी। सर बिजनेस जहाँ लोग जमा हो एक जगह और काम कर रहा हो, उनको इसको भी बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो वो तो एनजीओ और सोशल वर्क भी हो सकता है। हेलो। सर फाइनेंशियल ट्रेडिंग को बिजनेस कहते हैं। ठीक है, सर फाइनेंशियल ट्रेडिंग को जो ना बिजनेस कहा जाता है। ठीक है। देखें, बिल्कुल आसान हेलो जर्नल से डेफिनेशन है, बहुत सारों ने बिल्कुल सही कहा कि फाइनेंशियल सर, ट्रेडिंग। परचेज। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग को बिजनेस कहा जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी। बहुत इससे ज्यादा आसान कर दूं तो एनी ह्यूमन, कोई भी इंसानी, ह्यूमन और इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न वेल्थ, पैसा कमाने के लिए, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट या इन ऑर्डर टू अर्न वेल्थ, जो भी जी राइट। एक्टिविटी है वो क्या है, बिजनेस है। अगर आप जितने का ले रहे हैं उतने में भी बेच रहे हैं, यानी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पी और वी दोनों बराबर हैं, तब भी आप बिजनेस नहीं कर रहे। बिजनेस में एट द एंड आपकी सेलिंग प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से हमेशा ज्यादा होती है। यानी कि बहुत आसान डेफिनेशन जो मैंने बताई वो ये कि एनी ह्यूमन और इकोनॉमिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग इन ऑर्डर टू अर्न वेल्थ और प्रॉफिट। आखिर में अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप जिस मार्जिन पे, जिस उस पे ले रहे हैं प्राइस पे, उसी पे सेल कर रहे हैं, जीरो प्रॉफिट रख रहे हैं, तो भी आप बिजनेस नहीं कर रहे। बिजनेस में आप पर यूनिट प्रॉफिट हमेशा रखते हैं, जिसको आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में आप अपने आप को नेगेटिव से निकल के ब्रेक इवन पे पहुंच के फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, जो कि गार्ड को भी समझाओगे, गार्ड को जाके बोलोगे कि भाई बिजनेस का मतलब ये है कि वो काम जिसके अगेंस्ट तुम कोई पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है, यू आर अर्निंग प्रॉफिट, वो बिजनेस है। अब वो ह्यूमन और इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्यों कहलाती है? क्योंकि ह्यूमन करते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? जी, कौन मेरा शहजादा शहजादी बताएगा कॉमर्स क्या है? सर हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कॉमर्स वगैरह को। अच्छा जी, सर कॉमर्स खैर मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो सुना है वो है क्या कहते हैं, बाइंग और सेलिंग जो है ना वो कॉमर्स कहते हैं, जिसमें बाइंग और सेलिंग की स्पेशलिटी का स्किल्स बताया जाता है वो कॉमर्स होता है। जी बिल्कुल जी। और कोई?
सर सोशल क्या कहते हैं आपकी डीलिंग बिटवीन जो ह्यूमन जो होती है ना, उसको भी क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। ठीक है जी रामेश। ट्रेड ऑफ सर, जी रामेश। किसी भी बिजनेस में ट्रेडिंग हो उसमें ट्रेडिंग, बिल्कुल आपने काफी हद तक बिल्कुल सही बताया है कुछ बच्चों ने, ठीक है, कि जो सेलिंग जो है, एक चीज आपने पेमेंट की, उसके अगेंस्ट कोई चीज खरीद ली, ठीक है, उसको और ज्यादा जनरलाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ आज के दौर की परचेज, सेल और परचेज नहीं, पुराने दौर के बार्टर सिस्टम भी इंक्लूड हो जाए। तो जब हम सारे सिस्टम्स को, पुराने से लेकर आज तक के सारे सिस्टम्स को इंक्लूड करते हैं, तो हम इसको और ज्यादा जनरलाइज कर वर्ड यूज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग में बार्टर सिस्टम एलिमिनेट हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बाइंग और सेलिंग, द portion of the business in which we are dealing with the exchange of goods and services is called commerce, ठीक है। अब वो exchange जो है वो पेमेंट करके आप कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, और वो एक्सचेंज आपने किसी अपनी जो है इंपॉर्टेंट चीज के अगेंस्ट कोई दूसरी अपनी जो आपके लिए यूजलेस हो गई है, अब वो आपने किसी के लिए वो यूजफुल है, आपने उसको दे दी, और उसके रिटर्न में कोई और प्रोडक्ट आपने उससे ले ली। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड समटाइम्स एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। मैं लॉयर हूँ, मैंने तुम्हारा केस लड़ लिया, तुम डॉक्टर हो, मेरी ट्रीटमेंट होगी, तुम मेरी वो उसके रिवॉर्ड में मेरी ट्रीटमेंट तुम कर देना उसी एक्सचेंज में। तो क्या हुआ, प्राइस भी इन्वॉल्व हो गई, सेलिंग परचेजिंग भी इन्वॉल्व हो गई प्रोडक्ट की, और क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो कॉमर्स आ गई हमारे पास, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही अपने एंगल से, अपने आजकल के दौर के हिसाब से बिल्कुल सही डेफिनेशन दी थी कि सर सेलिंग पर जो है, जहाँ पे ट्रेडिंग आती है, परचेजिंग और गुड्स आ रहे होते हैं, जहाँ पे हम चीजें सेल परचेज कर रहे होते हैं, वो पार्ट। तो इसका मतलब है कि बिजनेस एक बहुत बड़ा डोमेन है। बिजनेस में हम जो है फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कैपिटल, ठीक है, उसमें हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सप्लाई चेन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर। बहुत सारे बिजनेस के पोर्शंस में से एक पोर्शन जो है हमारे पास क्या है, एक पार्ट है जहां हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमर्स, ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स? जी सैयद उमर फारूक, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स सर, अब कॉमर्स आप लोगों ने बताया, तो ई कॉमर्स क्या है फिर? सर इलेक्ट्रॉनिकली जिस चीज की हम सर्विसेज आगे यानी कि अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं या एक्सचेंज कर रहे होते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिकली सर या इंटरनेट के थ्रू या कोई ऐसा? इंटरनेट बैंकिंग जैसे कि एटीएम वगैरह यूज हो रहा है, तो इसके जरिए एक्सचेंज होता है। जी सर, और स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जो हम किसी इंटरनेट के थ्रू जो करते हैं सर, वो ई कॉमर्स कहलाता है, जो यानी कि जो बिजनेस या फिर जो भी काम हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि और अगर आसान कर दूं, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो, और ज्यादा आसान कर दूं, तो आप अभी थोड़ी देर पहले कॉमर्स बताई थी आपने, बिल्कुल सही, वही कॉमर्स के पीछे लग गया है ई, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। वही कॉमर्स एक्टिविटीज जब आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट की तरफ चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन पे जाके वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो एक डिजिटल मशीन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, पीसी है, आपका स्मार्टफोन है, आईफोन है, एंड्रॉइड फोन है या आईफोन है, ये सारे क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किसी जमाने में पेजर टाइप की डिवाइसेस यूज होती थी, ईडीआईज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज डिवाइसेस यूज होती थी, जब स्मार्टफोन का ऑनलाइन एक्टिविटी, कॉमर्स एक्टिविटी, ऑनलाइन ई कॉमर्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस होती थी। तो क्या हुआ, वही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप मैनुअल फॉर्मल मेथड से कर रहे थे, जाते थे बाकायदा स्टोर में जाके परचेज करते थे, वहां पेमेंट करते थे और घर लेके आते थे, फिजिकली आप वहां मौजूद होते थे जहां से आप परचेज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू आप वही चीज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। तो वही एक्सचेंज एंड गुड एंड सर्विसेज जो कॉमर्स के अंदर था, उसके पीछे आपने लगा दिया ई। तो
तो अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मीन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है। अब तो सर बैंकिंग भी ऑनलाइन हो गई है। जी, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है आजकल। तो देखें, आपको कोविड के अंदर आप किसी को कोई पेमेंट करनी होती है, किसी से कुछ मंगाते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं सारी चीजें। ठीक है। तो एक्सचेंज जहाँ पे हमारे पास आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और किस मीडियम से हो रहे हैं वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी हो, एनी पर्सनल डिवाइस हो आपकी, ये क्या हो गया आपके पास? ई कॉमर्स आ गया। तो आप देखिए, हम बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, हम बिजनेस से टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। हमने बिजनेस देखा, बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट देखा जिसको कहते थे कॉमर्स, एक एक्टिविटी, उसको यूज करते हुए वापस जब हम ई कॉमर्स की तरफ आए तो हम कहाँ आ गए? बिजनेस का लिंक हमने किसके साथ कर दिया? टेक्नोलॉजी के साथ। अब टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमारे पास डेटा होना चाहिए। जब डेटा आएगा सिस्टम के अंदर, वो प्रोसेस होगा, उसकी रिजल्ट में हमारे पास फोरकास्टिंग आएगी मशीन की। अक्सर आपने देखा होगा कि सिस्टम लगे होते हैं, उसके अंदर करंट स्टैटिस्टिक्स इन हो रही होती हैं, अगर क्रिकेट से आप लोगों का लगाव है, ठीक है, और उसकी बेसिस में प्रेडिक्शंस आ रही होती हैं कि भाई देयर आर 30% चांसेस ऑफ टीम ए एंड 70% चांसेस ऑफ टीम बी। ये क्या है? ये प्रेडिक्शंस कहाँ से आ रही हैं? और फिर वो सजेशन भी आ रही होती है कि क्या करोगे तो फिर 30% वाली टीम आराम से अचीव कर सकती है, अगर वो किस प्रोसेस से, क्या रन रेट पर ओवर के हिसाब से चले। ये क्या है? ये मशीन है जो आपको हेल्प आउट कर रही है। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप करंट स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर डाल दें, इनपुट के तौर पे प्रोसेस करके वो आपको रिजल्ट्स दे रही होगी। फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और मशीन की फोरकास्टिंग की बेस पे आप डिसीजंस लेंगे that will give you the benefits in the long term for your organization। ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास? हमने पूरा जो टाइटल था हमारा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, उसमें हमने अपने टाइटल को समझ लिया कि टाइटल क्यों इसका हमने इस तरह से रखा है कि बिजनेस के अंदर हमें नीड है टेक्नोलॉजी की। पहले हम मैनुअल मुंशी बिठाते थे, वो मैनुअली रजिस्टर मेंटेन कर रहा होता था, अब हम ऑनलाइन एक्सेल एक्सेस पे काम करके डेटाबेस मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वही बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि मैनुअल रिकॉर्ड होती थी, अब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं डेटा की फॉर्म में, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि किसका कितना पेबल है, किसका कितना जो है वो रिसीवेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन अब हम इलेक्ट्रॉनिकली हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई आप में से मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? सर नॉलेज जो होती है ना वो हम जी बता दें जो बता रहा था। मैंने तो मसला नहीं है, आप बताओ। जी उमर साहब। सर नॉलेज जो होती है ना बेसिकली वो हम जिस चीज में मास्टर होते हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो नॉलेज जो होती है वो हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में होती है। जो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं जैसे, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज है जो मैंने एजुकेशन करके हासिल की है या अपने एक्सपीरियंस से की है। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें किसी भी चीज की हो सकती है, लाइक न्यूज देखते हैं हम तो जो है ना हमें सियासत की इन्फॉर्मेशन हो सकती है या हमें बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। उमर साहब, अच्छी एक डेफिनेशन और आपने मुझे दे दी इन्फॉर्मेशन की। अभी इसी से मैंने एक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बताई, एक तो मैंने आपको बताई थी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा, और इन्फॉर्मेशन सही सर। मैंने बताई थी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी आपने जो एग्जांपल दी उससे मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट होके आई है कि एनीथिंग न्यू टू यू इज आल्सो इन्फॉर्मेशन। आपको किसी ने एक मैसेज किया, उसने लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम है, तो आप उसको क्या करोगे? कोई फनी मैसेज क्लिप बना के भेज दोगे। यू ऑलरेडी नो दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन फॉर यू दिस। बट अगर आपको ये पता चल गया कि इमरान खान ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है एहसास प्रोग्राम की, ठीक है, जिसकी बेसिस पे लोगों को जो है फंडिंग्स मिलेंगी जो कि नीडी हैं, अब ये दिस इज समथिंग न्यू टू यू। तो बड़ी अच्छी है आपने जो एग्जांपल दी, उससे एक इंफॉर्मेशन की एक और जो है हमारे पास डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट होके आई है कि एनीथिंग न्यू टू यू इज इंफॉर्मेशन। ठीक है। बट थैंक यू सर।
एक्नॉलेज उसकी नॉलेज की जो डेफिनेशंस कही हैं उसमें 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे गए हैं, लेकिन नॉलेज को सही से इलेबोरेट नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे आपने कहा एक्सपीरियंस की बेस पे। एनीवन एल्स, कोई और बताएगा नॉलेज के बारे में? जी उमर साहब। जी सर, मैंने तो बता दिया सर कि वो यानी कि हमारे एजुकेशन और नॉलेज की बेस पे जो हमें वो गेट हो तो वो नॉलेज वो होती है एजुकेशन, और एक्सपीरियंस की बेस पे हमें नॉलेज वो होते हैं, बिल्कुल नॉलेज मिलती है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक बेहतर है। 70% आप जैसे बिल्कुल। कि अभी हम जैसे जैसे सर अभी हम लोग आपसे जो आप हमें पढ़ा रहे हैं वो एक हमारी एक नॉलेज है जो कि हमें नहीं पता है। जितना कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे इल्म में नहीं होता है। आप हमें जितना सिखाएंगे वो हमारी एक नॉलेज हमें मिलती जाएगी, तो वो सर एज अ नॉलेज ही कहलाएगा। ठीक है सलमान साहब। जी फरहीन हाशिम, ये कुछ बच्चे खामोश बैठे हैं बिल्कुल, अब मैं खुद बोलना शुरू करूंगा। जी फरहीन। 2-4 बच्चे बोल रहे हैं खाली। मेरे पास जो है ना बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है मेरा। फिजिकल आपने कभी लेक्चर लिया नहीं है, मैं बड़ा क्लास को फिजिकली इंटरटेन रखता हूँ। इस तरह से बोरिंग लगती है मुझे पढ़ाना। मैं आऊँ कहानी सुना के चला जाऊँ, सुनी नहीं सुनी, समझ आई नहीं आई, ये वाला लेक्चर नहीं देता मैं कभी। जी फरहीन, फरहीन लगता है कहाँ है, गायब हो गई। हाँ है फरहीन जी। जी सर। जी क्या है हमारे पास? सर कॉल ड्रॉप हो गई थी मेरी, अच्छा नेट चला गया था। अच्छा। फरहीन आप दो जगह पे लॉगिन हुई हुई हैं? नहीं, मैं एक ही जगह पे लॉग इन हूँ। तो मेरे पास शायद सिग्नल की वजह से 2 जगह शो हुआ। अच्छा जी फरहीन, नॉलेज क्या होती है? जी सर, नॉलेज अगर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक अवेयरनेस है, हम्म, एक स्किल है हम्म, जिससे आप लर्न करते हैं, हम्म, ठीक है। बस। जी हूर मिसबा, खुद माशाल्लाह से खुद ही बोलने के लिए तैयार हुआ। जी सर। जी नॉलेज क्या है आपके उसमें? सर नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और एजुकेशन से मिलती है, और इंफॉर्मेशन जो आपने बताया कुछ नई नई चीज। ठीक है। अच्छा सीआर साहब, फ्रंट लाइन कमांडो हमारे। जी सीआर साहब। यस सर। सर नॉलेज हमारी जो है डिपेंड करती है कि आप इसमें। जी हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर नॉलेज जो होती है वो ओवरऑल होती है कि उसमें कोई एक सेगमेंट नहीं होता, उसमें एक अवेयरनेस भी होती है और डिफरेंट सिनेरियोज की उसमें आपका डाटा होता है। कहता है इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपका दस सारी मिनट वो होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और आपका डाटा आ रहा होता है। ठीक सर। ठीक। अच्छा सर मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन और सर नॉलेज का जी फैसल साहब। सर मैं नॉलेज को जरूर बताना चाहूंगा सर। अगर हम बिजनेस टर्म में अगर नॉलेज को एक्सप्लेन करें तो ऐसा भी तो होता है वो नॉलेज जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो या आपके लिए जो बेनिफिट वो करे तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो वो नॉलेज हो जाएगी। बाकी रहा सवाल इंफॉर्मेशन, वो हो जो जल्दी से आपको मिल जाती है लेकिन आपके लिए इतनी खास होती नहीं है, तो इसलिए सही ये इन दोनों में डिफरेंस होता होगा। सही। अच्छा मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ, ठीक है? उसमें से फिर मैं आप लोगों को आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले तो डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके साथ एक एग्जांपल कोड करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जैसे उन्होंने कहा था एक्सपीरियंस, वो वाला जो एक पॉइंट उन्होंने कहा था ना एक्सपीरियंस बेस्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं कर पाए। बस वो एक्सपीरियंस वाला पॉइंट बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज। जब आपको जो चीज पता है वो थ्योरेटिकल है, वो उसको जब आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इन रिटर्न व्हाट यू गेट इज द नॉलेज, जिसको आप एक्सपीरियंस कहते हैं। जब आप अपनी चीजों को, जो चीज आप सीखते हैं थ्योरेटिकली सब्जेक्ट वाइज, उसको जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाके अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स, वो आपको जो थ्योरी में होते हैं वहां हमने उनको यहाँ 3-4 मेरे पास 5-6 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बैठे हैं और काफी सारों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, मैट्रिक में कम से कम पढ़ी है या इंटर में पढ़ी है, तो कम से कम मैट्रिक में तो पढ़ी होगी उम्मीद है।
तो उनको पता होगा कि जब हम फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को टेंड्स टू जीरो कर रहे होते हैं, आइडियलाइज कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उन चीजों को, तो उनके अंदर एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, हम उनको भी रेक्टिफाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स को लेते हुए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम आइडियल पे नहीं चल सकते। रियल वर्ल्ड में उसमें एयर प्रेशर भी ये देखेंगे, उसमें इन्वायरमेंटल हीट भी देखेंगे, हर चीज को देखते हुए आप जो है काम करते हैं। तो वहाँ चीजें आइडियलाइज के डोमेन से निकल के प्रैक्टिकल चीज की तरफ जाती है। वहां से उसके रिटर्न में जब आप अपनी थ्योरी को अप्लाई करते हैं, इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, इन रिटर्न व्हाट यू गेट इज योर नॉलेज। तो अब वो नॉलेज दो तरह की होती है, नॉलेज ऑफ सक्सेस या नॉलेज ऑफ फेलियर। इट माइट बी पॉसिबल दैट योर नॉलेज इज नॉलेज ऑफ सक्सेस एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट योर नॉलेज इज नॉलेज ऑफ फेलियर एज वेल। वो भी नॉलेज है। एक पाथ को यूज करते हुए अगर आपको सक्सेस अचीव नहीं होती, अक्सर आपको बड़े कह रहे होते हैं तो ये पाथ फॉलो नहीं करो, इसमें यहाँ तुम जाके स्टक हो जाओगे, इसकी जगह ये वाला पाथ फॉलो करोगे तो तुम आराम से स्मूथली चले जाओगे। वो अपने एक्सपीरियंस की बेस में, क्योंकि उन्होंने वो पाथ फॉलो किया होता है और उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली होती, दूसरा पाथ को फॉलो करके सक्सेस मिली होती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहे होते हैं। या रिसर्च जो होती है, रिसर्चेस, एक रिसर्चर ने एक एंगल को रिसर्च करने की कोशिश की, उस एंगल से सक्सेस की अचीव करने की कोशिश की, रिसर्च में फाइंडिंग्स नहीं आई, तो वो लिखता है कि इस ट्रैक पे जो है फाइंडिंग्स नहीं आई, अब हमारे पास ये दो ट्रैक्स बाकी हैं, अब इन डायरेक्शंस में हम फाइंडिंग्स देखेंगे। तो अगर ताकि कोई नया रिसर्चर आए तो वो पहले से उस डायरेक्शन में टाइम वेस्ट ना करे जिसमें से इंफॉर्मेशन आपके पास सक्सेस नहीं आ रही थी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अभी बच्चे ने कहा, तो एक छोटी सी और एग्जांपल दूंगा 3 इडियट्स से, वो बहुत आराम से समझ आएगी ये बात। 3 इडियट्स में एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा था जिसने ड्रोन बनाया था, ठीक है, और पूरे 4 साल उन्होंने थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर ली थी सब्जेक्ट वाइज, जिसकी मदद से वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना सके। उनके पास थियोरेटिकल एक थी चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल उन्होंने कभी बनाया नहीं था ड्रोन उसने। अब उस अपनी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन की बेस पे अब वो उसको प्रैक्टिकल शक्ल देने लगा था। तो जब उसने शक्ल दी तो उसके पास जब नॉलेज आए, वो नॉलेज ऑफ 100% सक्सेस नहीं आई, 70% सक्सेस, 30 या 20% जो भी हम परसेंटेज कोई भी शेयर कर दें, जो भी कहना चाहें, कि उसकी मेन जो रीजन था ड्रोन का कि वो फ्लाई करे, वो फ्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि थ्रस्ट नहीं पैदा हो रहा था। तो उसके पास नॉलेज ऑफ सक्सेस नहीं आई, उसने उसको थ्रो कर दिया। एक और इंजीनियर ने उसका देखा, उसने कहा इसका बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। उसने क्या किया, जो कुछ पैरामीटर्स को चेंज किया, जो कि थियोरेटिकल माइट बी पॉसिबल कि वो ओके थे, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज की वजह से, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उसके अंदर थ्रस्ट नहीं पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर रहे थे। उसने उस पैरामीटर बैलेंस नहीं हो रहा था। हाँ, बैलेंस नहीं हो रहा था, तो उसने उन पैरामीटर्स को चेंज किया थोड़े से। अब ये क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पे आई। जब उसने अपनी इंफॉर्मेशन को, जो उसको चीज पता है, उसको उसने मार्केट में अप्लाई किया, तो मार्केट का रिटर्न रिएक्शन उसको पता चला, और उसकी बेसिस पे उसके पास एक जो है वो नॉलेज एक्सपीरियंस जनरेट हुआ। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। दैट 3 एट्रीब्यूट्स, 2 एट्रीब्यूट्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैट और रैट, ठीक है। अब कैट और रेट क्या होते हैं, कैट के अंदर CAT 3 होते हैं, रेट के अंदर RAT। ये हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, फिर जो है इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल वाइज अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को हिरार्की में डिवाइड करें, तो हम बेसिकली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करें तो कितने पोर्शन में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। फिर उन बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉय करने जाते हैं जो कि हमें हर तरह से हेल्प कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लेकिन उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। एक इंफॉर्मेशन छोटे छोटे मॉड्यूल्स में मिलके कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। हर लेवल वाइज वो किस तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। लोअर लेवल पे या जितने भी जो भी हैं वो किस तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स किस लेवल पे क्या क्या हमें हेल्प कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हम
अपने आप को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं और अपने प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और अपने जो है वो वर्क फ्लो को इजीली स्मूथली कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। सीआर साहब, मुझे आप इनकी अटेंडेंस दे दीजिएगा और प्लीज जो है वो क्या कहते हैं, मुझे